अस्सलाम वालेकुम। डेंगू फीवर करते हैं। अब आर्थ्रोपोड डिजीज़ हमने देखी थी ना, जब क्लासिफिकेशन की थी हमने, तो उसमें हमने देखा था कि मलेरिया होता है, डेंगू होता है, येलो फीवर हो सकता है और फ्लेरियासिस हो सकती है। इसके अलावा भी और होती है, लेकिन ये देखें मोस्ट कॉमनेस्ट जो होती है ना, मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन जो आर्थ्रोपोड डिजीज़ है वो कौन सी है, तो वो डेंगू है। ठीक है। और इसमें कौन सा वायरस होता है? फ्लेवी वायरस होता है। ये आर्बो वायरस में से आता है। ठीक है, फ्लेवी वायरस। अब ये जो डेंगू होता है ना, डेंगू, ठीक है, इसकी ना 4 सीरोटाइप्स होती है। 4 सीरोटाइप्स होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। 4 सीरो एमसीक्यूज़ के लिए हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है। 4 सीरोटाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है। उसके बाद ये है कि किस टाइम ये ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, तो डे टाइम ये फीमेल मॉस्किटो होती है, एडीज इजिप्टियाई। ठीक है। अब ये जो वायरस होता है ना, इसके अंदर आता है, एडीज इजिप्टियाई फीमेल मॉस्किटो के अंदर। ये फीमेल मॉस्किटो होती है, हमें बाइट करती है, तो ये वायरस हमारे अंदर आएगा और फिर डेंगू फीवर होगा। ठीक है। और कौन से टाइम में करती है? डे टाइम के अंदर ज़्यादातर। ठीक है। तो एडीज इजिप्टियाई इसका मॉस्किटो है और फ्लेवी वायरस है, और डे टाइम में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। ठीक है। और ज़्यादातर जो फर्स्ट 3 डेज़ होते हैं इलनेस के, उसमें जो ह्यूमंस होते हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टिव होते हैं। ठीक है। मॉस्किटोज़ जो होते हैं बिकम इन्फेक्टिव अबाउट 2 वीक्स आफ्टर फीडिंग ऑन एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है। 2 वीक्स होंगे और फिर हमारे पास वो रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन्फेक्टिव ही रहेंगे, और इम्यूनिटी जो इसकी होती है वो पार्शियल होती है। यही लिखा हुआ है एक्सेल में, तो वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है वो 3 से 10 दिन बाद होता है, जिसके बाद शुरू हो जाते हैं इसकी सिम्टम्स। ठीक है। 3 से 10 दिन के बाद। अच्छा, अब आती है जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इसके, वो इसकी स्टेजेस होती है। फिब्राइल स्टेज होती है जिसमें फ़ीवर वगैरह होगा, फिर इसकी क्रिटिकल स्टेज आती है, फिर इसकी रिकवरी की फ़ेज़ आ जाती है। ठीक है। और अगर ये सब कुछ ना हो तो फिर सीवियर डेंगू भी हो सकता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसकी होती है क्लासिकल डेंगू फीवर, जिसको हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ब्रेक बोन के इसमें ऐसे इतनी दर्द होती है, इतने मतलब दर्द, कहते हैं कमर तोड़ बुखार हो रहा होता है ना, वो होता है इसके अंदर। तो इसमें क्लासिकल डेंगू फीवर में होता क्या है फ़ीवर होता है। ठीक है। देखें, फ़ीवर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है साथ में उसको, और मलेज़ हुआ है। ठीक है। फेशियल फ्लशिंग होती है और रैश होती है। ठीक है। अब ये जो रैश होती है ना, ये ज़्यादातर आपने याद रखना लिम्स के ऊपर होती है। पहले लिम्स के अंदर, चिकन पॉक्स की ट्रंक के ऊपर होती है, ये तो आपको पता होगा। तो ये लिम्स के ऊपर होती है। स्मॉल पॉक्स की भी लिम्स पे थी, तो ये लिम्स पे ज़्यादा होती है। जैसे आपको ये बाजू दिखाया हुआ है, तो लिम्फ के ऊपर रैश हुई हुई है। ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाती है। कफ इसमें नहीं होती है, आपने याद रखना है। और फीवर जो इसका होता है वो फिर 3-4 दिन बाद उतर जाता है, फिर आना शुरू हो जाता है, फिर सारे फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बायोफेजिक सैडल बैक पैटर्न। ठीक है। जो आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, सैडल बैक पैटर्न होता है, कि पहले ये सब कुछ फीचर्स आए होते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये जो ख़त्म होकर दोबारा आते हैं, इसको हम कहते हैं कि बायोफेजिक या सैडल बैक पैटर्न होता है इसके क्लिनिकल फीचर्स का, इसके फीवर का। ठीक है। फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फटीग होती है, फीलिंग अनवेल, डिप्रेशन में पेशेंट बंदा चला जाता है, और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है। तो ये सब कुछ चल रहा होता है। उसके बाद ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि ब्रेक बोन फीवर हो रहे, एडीज इजिप्टियाई है, सैडल बैक पैटर्न फीवर है। पहले फीवर होगा, फिर इंप्रूवमेंट होगी, फिर वही सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और इस तरह से एडीज इजिप्टियाई, रैश, मसल जॉइंट पेन्स। ठीक है। अच्छा, डेंगू हीमोरेजिक फ़ीवर की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा इसकी 4 सीरोटाइप्स होती हैं। तो उसमें से जो 2 वाली होती है वो ज़्यादातर ये कॉज करती है, जिसमें पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ना प्लेटलेट्स बंदे के कम हो जाते हैं। मेन चीज़ ये होती है, प्लेटलेट्स कम होंगे तो इस तरह के स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लीडिंग और मोर्टेलिटी। ठीक है। तो डेंगू जो हेमोरेजिक फ़ीवर है, स्वेयर फॉर्म है डेंगू फीवर की। और ये क्यों होती है कि डिफरेंट सीरोटाइप जो होते हैं वो पहले किसी और सीरोटाइप का इन्फेक्शन होता है, फिर दूसरे का होता है। तो उसकी वजह से ना सब सीक्वेंशियल इन्फेक्शन जब डिफरेंट डेंगू सीरोटाइप्स की होती है ना, उसकी वजह से ये स्टार्ट होता है। तो पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि जैसे ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के हो, हाई फीवर होती है, फेशियल फ्लशिंग, हेडेक स्टार्ट हो जाती है, कैपिलरी रीफिलिंग डिले हो जाती है, शॉक में पेशेंट जा सकता है, और हेमरेज स्किन में और ईयर में स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट की ना ब्लड से मतलब प्लेटलेट्स कम होने की वजह से ना वो सारे हेमरेज इनटू द स्किन होना शुरू हो जाता है, ईयर से हेमरेज होना शुरू हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, मतलब ब्लडी वॉमिटिंग होती है, मिलना मतलब सारा वो स्टूल वगैरह भी ब्लड वगैरह, मतलब ब्लड निकलना शुरू हो जाता है पेशेंट के अंदर से। अब इसकी जो 4 टाइप्स होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4 डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर की। पहली जो टाइप होती है डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर टाइप 1, उसमें प्लाज्मा लीक करता है। ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। ठीक है। टाइप 3 में क्या होता है, सर्कुलेटरी फेलियर होगा, और टाइप 4 में क्या होगा, शॉक हो जाएगा। ठीक है। शॉक और फिर
पल्स ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू में क्या है, प्लाज्मा लीक हो रहा है, फिर ब्लीडिंग हो रही है, फिर सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा है, फिर शॉक और नो पल्स होती है, ठीक है। फिर इसके जो हम डायग्नोसिस करते हैं डेंगू की, वो कैसे करते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द टेस्ट, पॉजिटिव टॉर्निक्यूट टेस्ट, ठीक है। इसमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाम आना चाहिए कि इसमें हम क्या करते हैं कि इन्फ्लेट करते हैं कफ को। पहले हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ना, उसका हम हाफ़ कर लेते हैं, फिर उतना ही हम पेशेंट के जो है ना उतना ही ब्लड प्रेशर देते हैं उसको, फिर 2 मिनट तक वेट हैं, उसको छोड़ते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर ये पिटेकिया आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये पिटेकिया आना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को जो है ना डेंगू हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टॉर्निक्यूट टेस्ट होता है जो हम घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए क्लिनिकली, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो जाता है इसमें, ये इसकी क्लिनिकल है, पॉजिटिव टॉर्निक्यूट टेस्ट और लार्जमेंट ऑफ लीवर। फिर हम लैब टेस्ट करवाते हैं। लैब टेस्ट में हम डेंगू को कल्चर भी कर सकते हैं आइसोलेशन ऑफ द वायरस के लिए, ठीक है। एलाइजा टेस्ट भी हम कर सकते हैं, इसकी जो NH1 होती है उसको हम डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हीमेटो कंसनट्रेशन, हीमेटोक्रिट लेते हैं। नॉर्मल हीमेटोक्रिट जो होता है 45% तक होता है। तो इसमें ये जो हीमो कंसनट्रेशन हुई होती है शुरू में, ठीक है, मतलब जो क्लासिकल डेंगू फीवर होता है ना, मतलब जो शुरू में होता है उसमें 20% से ज़्यादा हीमेटोक्रिट हो जाता है, 20% से ज़्यादा, मतलब 20% इंक्रीज़ बाय 20% और मोर, ठीक है, 20% इंक्रीज़ हो जाता है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ होता है, प्लेटलेट्स की जो है 100,000 तक होता है। अच्छा, वैसे जो डेंगू फीवर होता है ना नॉर्मली, उसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं वो 150,000 से कम हुए होते हैं, ठीक है। नॉर्मल 150,000 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 150,000 से कम होंगे डेंगू फीवर के अंदर। हेमाटोक्रिट जो होगा वो 5 to 10% राइज़ करेगा, और WBC जो होंगे वो 5,000 से कम हुए होंगे। ये हमारे पास डेंगू फीवर में होता है, ठीक है। लेकिन जो डेंगू नॉर्मल तो आपको ये बताया हुआ है ना 150 to 400,000, लेकिन जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है ना उसमें 100,000 से कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, मतलब अब ये इतने हो गए हैं। फिर जो हेमाटोक्रिट है वो 20% राइज़ कर गया, मतलब अब वो और ज़्यादा हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये डिफरेंस होता है। और हम NS1 जो इसकी एंटीजन होती है उसको भी चेक कर सकते हैं लाइजा के साथ, जैसे हमने किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो किसी भी मच्छर की आपको लिखने आए ना, मलेरिया है, डेंगू है, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं उसके लिए, और ये कॉमन चीज़ें हैं, तो मुश्किल नहीं है। तो क्या है कि इम्प्रेगनेटेड नेट्स यूज़ करें अपने ऊपर, ठीक है, और टॉपिकल रिपेलेंट्स यूज़ करें जिससे मच्छर आपसे दूर भागें, ठीक है। घरों में आप स्प्रेज यूज़ करें, और जो ब्रीडिंग साइट्स हैं उनको इरेडिकेट करना चाहिए, कि जो फ्लावर पॉट्स होते हैं उनको ड्राई कर दें। जो भी इस तरह के कंटेनर्स हैं वाटर कंटेनर्स, उनको रोज़ाना वॉश करें, उनको प्रॉपर्ली कवर रखें ताकि मच्छर जो है वो उसके अंदर ग्रो ना करें, ठीक है। उसके बाद ये है कि अपनी जो बॉडी एंड आर्म्स है उनको फुली कवर करके बाहर जाएँ, ठीक है। और क्या करें कि जो पानी शानी सही तरह पिएँ, और जो एस्पाइरिन है ना वो आपने इसमें नहीं लेनी होती। इट एक्चुअली शोज़ दिस कि एस्पाइरिन आप इसमें नहीं देनी होती डेंगू फीवर में, ठीक है। और इसके अलावा पानी शानी सही तरह पिएँ, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है वी हैव दिस कि आपने इसको कैसे ट्रीट करना है ना। ये तो थी ना प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन कैसे करनी है, ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट आपने एंटीपायरेटिक्स देने होते हैं कि जो बुखार को कम करेंगे, बॉडी स्पॉन्जिंग करनी होती है बुखार को कम करवाने के लिए, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे उसमें आप पानी दे रहे थे पानी पीने के लिए, यहाँ पे आपने फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है क्या है कि आपने क्या करना है, पानी इसमें दे रहे होते हैं, अच्छा। उसके बाद नॉर्मल सैलाइन जो 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन सोल्यूशन देना होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करनी होती हैं अगर उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाए, वही प्लेटलेट्स उनकी जो है ना सारी, इस तरह से मतलब इसको सारा कंट्रोल करना होता है और ट्रीट करना। उसके बाद ये एक प्रिवेंशन के लिए ना आप किसी में भी लिख सकते हो, इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स लेते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं कि किसी भी वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए आपने बायोलॉजिकल मेथड्स क्या लेने हैं, कि फॉर एग्जांपल एक ये इंसेक्ट है ना, तो उसको खाने वाली कोई चीज़ होनी चाहिए, जैसे एग्जॉटिक नेचुरल एनिमीज़ के फॉर एग्जांपल जो इनोफिलिस है ना, फॉर एग्जांपल एडीस इजिप्टिया है या इनोफिलिस है, कोई भी ऐसा मच्छर है, उसको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे ना वो आप छोड़ देंगे उस जगह पे। फॉर एग्जांपल माइक्रोबियल एजेंट्स, लार्वीवोरस फिश, ऐसे फिश जो इन चीज़ों को खाती है उसको आप छोड़ दोगे वहाँ पे, ठीक है। सोर्स रिडक्शन के, जहाँ से वो सोर्स बन के आ रहे हैं वो कीड़े मकोड़े, उनको ख़त्म करो। तो लैंड फिलिंग करोगे आप उसके लिए,
चैनलिंग करोगे, ड्रेनिंग करोगे, वाटर लेवल मैनेजमेंट करोगे, इरिगेशन वगैरह जो है उसको मेंटेन रखोगे। मतलब इस तरह के जो सोर्स जहाँ से वो बन के आ रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, उनको आप ख़त्म करोगे वहाँ से, ठीक है। फिर केमिकल्स में आप क्या कर सकते हो, वही के जो इंसेक्ट्स मारने वाले होते हैं, अडल्टिसाइड्स हैं, लार्विसाइड्स हैं, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। फिर पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए वही के मच्छरदानी वगैरह जो है, बेड नेट्स हैं, रिपेलेंट्स हैं, वो यूज़ करना है। हेल्थ एजुकेशन में आप क्या करोगे, लोगों को एजुकेट करोगे, कम्युनिटी को स्कूल एजुकेशन दोगे टीवी और मास मीडिया के थ्रू। सी दिस इज़ द इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल, जिसमें आप बायोलॉजिकल केमिकल मेथड्स यूज़ करते हो, सोर्स रिडक्शन करते हो, पर्सनल प्रोटेक्शन करते हो और हेल्थ एजुकेशन करते हो। 45 ईयर्स ओल्ड गार्डनर जो कि मेडिकल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आया है। हाई ग्रेड फीवर है, चिल्स है 5 दिनों से, इंटेंस हेडेक है, मसल जॉइंट पेन, रेट्रो ऑर्बिटल पेन फॉर लास्ट 3 डेज, फोटोफोबिया, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मैक्यूलोपैपुलर रैशेज वर प्रेजेंट ऑन द चेस्ट एंड ट्रंक। और क्या हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं। गार्डनर है, ठीक है। अब देखें, एक मैंने आपको बात बताना भूल गई कि इसमें रेट्रो ऑर्बिटल पेन होती है, हेडेक भी होती है, साथ में ये भी होती है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आप ऐसे बना दोगे, उसके ऊपर एक के ऊपर आप लिखोगे एजेंट, ठीक है। एजेंट जो होगा उसका, फिर होस्ट होगा उसका, और फिर इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। ऐसे बनाओगे। एजेंट इसका क्या है, डेंगू वायरस है ना। होस्ट इसके जो होते हैं वो ह्यूमंस और मंकीज़ होते हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डे टाइम हो गया और इस तरह से, ठीक है, डे टाइम। और जो है इसके बाद ये होता है कि इसमें आपने दरमियान में ना लिख देना होता है कि जो इसका वेक्टर होगा, वेक्टर क्या है इसका, ये जो मॉस्किटो है एडीज़, ठीक है, एडीज़ एजिप्टियाई। इन्वायरमेंटल मेजर्स आप क्या लोगे इसको प्रिवेंट करने के लिए, सारी इसकी प्रिवेंशन लिख के ना आप इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल भी बना दीजिएगा, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उसको हिस्ट्री है हाई ग्रेड फीवर की, हेडेक, बॉडी एचेस, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस, हेमाटोक्रिट उसका इंक्रीज़ हो गया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो डेंगू होगा। कौन से मेजर्स लोगे इसको, वुड यू रिकमेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसे नहीं लिखा हुआ, रिकमेंड अगेंस्ट, ठीक है, रिकमेंड अगेंस्ट द रिस्पॉन्स, मतलब इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन से मेजर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे, इन्होंने स्टेटमेंट इसकी गलत लिखी हुई है। उसके बाद बता रहे हैं कि विजिटिंग पाकिस्तान फ्रॉम नेबरिंग कंट्री, उसको सीवियर जनरलाइज्ड एजेस एंड पेन्स है, मैक्यूलोपैपुलर रैश है, पिटेकी और इस तरह से सारा हो रहा है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, तो डायग्नोसिस क्या होगी, डेंगू होगा, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द डेंगू ऑल अबाउट इट, दिस इज़ ऑल अबाउट इट।